हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें कि हम देखेंगे हमारे भारत के इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के इंडस्ट्री सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और साथ ही साथ में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे फॉरेन ट्रेड पे भी क्या इम्पैक्ट पड़े थे। तो मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो देखते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वर्ड जो इंडस्ट्री यहां पे लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल, ये वर्ड कहां से आता है? ये वर्ड निकल के आता है इंडस्ट्रीज से। किससे? इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखिए, अगर मैं बताऊं, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, है ना, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। कोई पहनता है रेमोंड्स के, कोई पहनता है ली, कोई पहनता है सियाराम, है ना, एक्सेट्रा और बहुत कुछ। तो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड है बेटा, ब्रांड। लेकिन इन सबको अगर मिला दिया जाए ना तो क्या बनता है बेटा? बनके तैयार होता है कपड़ा। ये कपड़ा क्या है? ये भारत का पूरा जो कपड़ा है ये कहलाया जाता है इंडस्ट्रीज। क्लियर हुआ? तो देखते हैं जरा इंडस्ट्री सेक्टर को। इंडिया के जो दो इंडस्ट्री सेक्टर थे वो कौन कौन से थे? पहला इंडस्ट्री सेक्टर था ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, दूसरा जो था वो था मॉडर्न इंडस्ट्री। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हैंडीक्राफ्ट्स आते थे। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बना हुआ सामान। और वहीं पर अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या क्या आता है भाई? टाटा, आयरन, स्टील, पावर, एनर्जी, रेलवे। क्लियर? ये सब किस में आता है? मॉडर्न इंडस्ट्री में आता है। तो देखें जरा अंग्रेजों के कारण किस तरीके से हमारे भारत के इंडस्ट्री सेक्टर का पतन हुआ था और साथ ही साथ में ये पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। तो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। क्या है? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इस डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को अगर हम देखते हैं तो मैंने यहां पर 5 पॉइंट लिख रखे हैं इसको समझाने के लिए। तो समझते हैं जरा क्या है ये पॉइंट। पहला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये होता क्या है समझते हैं जरा। देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये जो वर्ड टैरिफ है, ये टैरिफ वर्ड लिखा है टैक्स के लिए। किसके लिए? टैक्स के लिए। अब इस पूरे पॉइंट को देखें जरा क्या होता है। हमारा देश यानी कि इंडिया, ठीक, इंडिया पर 150 साल राज किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। किसने? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने लगभग 150 साल राज किया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, क्या थे? जितने भी रॉ मटेरियल्स, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स क्या करते थे? भेज दिया करते थे। कहां पर? ब्रिटेन में। कहां भेजते थे बेटा? ब्रिटेन। ब्रिटेन। क्लियर? रॉ मटेरियल भेजते थे ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में क्या करते थे? ये लोग करते थे मशीनरी का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? मशीनरी का इस्तेमाल। क्लियर? तो देखो, मशीनरी का इस्तेमाल तो बाद में होगा बेटा, लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं कि इंडिया ने जब ये रॉ मटेरियल भेजे कहां पे? ब्रिटेन में, ब्रिटिशर्स के पास में। तो ये भेजे कैसे थे? ये भेजे थे बेटा विदाउट टैक्स। कैसे भेजे थे? विदाउट टैक्स। अच्छा, यहां पर मशीनरी का इस्तेमाल किया और इन रॉ मटेरियल को किसमें इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बेटा? इन्होंने मशीन का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट कर दिया फाइनल गुड्स में। यानी कि रॉ मटेरियल जो कच्चा माल था उसका बना दिया एक फाइनल गुड्स। और इन फाइनल गुड्स को दोबारा से इंडिया में ये लोग क्या करते थे? अंग्रेज करते थे इंपोर्ट। ठीक? अच्छा, ये इंपोर्ट भी कैसे करते थे बेटा? ये इंपोर्ट करते थे विदाउट टैक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे करते थे? विदाउट टैक्स। अब देखो भाई, इंडिया से ब्रिटेन सामान भेज रहे हैं बिना टैक्स के, ब्रिटेन से इंडिया फिर सामान मंगा रहे हैं किसके? बिना टैक्स के। तो इसमें भारत का मुनाफा क्या है भाई? भारत का तो कुछ भी मुनाफा नहीं है ना, भारत को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यहां पर एक रूल और बनाया था। क्या रूल बनाया था? कि अगर इंडिया चाहे
कि हमें अंग्रेजों से फायदा नहीं हो रहा और हम अपने सामान को किसी अदर कंट्री को बेच दें। किसको बेचें बेटा? अदर कंट्रीज को। अदर कंट्रीज को क्या कर दें? एक्सपोर्ट कर दें। तो अंग्रेजों ने क्या रूल बनाया कि अगर भारत किसी भी सामान को कहां एक्सपोर्ट करता है? अदर कंट्रीज में, तो अंग्रेज इस पे लगा देते थे मेरे भाई हाई टैक्स। हाई टैक्स यानी बहुत ज्यादा टैक्स। अब सोच के देखो भैया, अगर टैक्स हाई हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सामान थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे, उनकी प्राइस क्या हो गई? दुगनी तिगनी हो गई कि नहीं हुई? प्राइस हो गई दुगनी तिगनी। अब सोचो मेरे भाई कि अगर प्राइस दुगनी तिगनी हो गई तो दूसरे देश हमारे सामान को क्यों खरीदेगा? इसीलिए हमारे इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स का क्या हो चुका था? पतन हो चुका था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट का? मैं समझाता हूं, समझे जरा। देखिए, भारत को कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस लिए कहा जाता था? इसके हैंडीक्राफ्ट की वजह से कहा जाता था कि भारत के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में क्या थे? बहुत फेमस थे। हम बात कर रहे हैं डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट की। कोर्ट का मतलब होता है मेरे भाई इधर दरबार। किसका दरबार? प्रिंसली। प्रिंसली का मतलब पहले के टाइम में हमारे देश में राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे और इनके जो दरबार थे, इनके दरबार किससे बने होते थे मेरे भाई? ये बने होते थे नक्काशियों से। और वो नक्काशी कैसे बनती थी? वो नक्काशियां बनती थी हैंडीक्राफ्ट से, है ना। अब क्या हुआ था? हुआ ये था कि दूर दूर से लोग इन्हीं नक्काशियों को देखने आते थे, क्योंकि महाराजा राजा नवाब जो थे इन नक्काशियों के द्वारा ही अपने कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाते थे और ये वर्ल्ड वाइड फेमस थे। लेकिन जैसे जैसे राजा महाराजाओं का पतन हुआ, धीरे धीरे ये दरबार भी क्या होते गए? खत्म होते गए। और जो लोग थे वो किस पे डिपेंड होने लग गए? वो डिपेंड होने लग गए टोटली किस पर मेरे भाई? मशीन मेड प्रोडक्ट पर। एग्जाम्पल देता हूं। आज जब हम अपना घर बनवाते हैं तो घर में कंक्रीट के लिए मिक्सचर को बुलवाते हैं और मिक्सचर मशीन क्या होती है? उसमें सीमेंट डालो, सैंड डालो, अपने आप कंक्रीट बना के तैयार ले जाइए और लेंटर पे डाल दीजिए। लेकिन पहले इसी काम को करने के लिए क्या होते थे भैया? लेबर बुलाई जाती थी और लेबर अपने हाथों से काम करती थी। लेकिन अब तो राजा महाराजा चले गए ना, अब प्रिंसली कोर्ट भी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का क्या हुआ दोस्त? पतन हुआ था। तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट जो कि लिखा हुआ है, कंपटीशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट। मेरे भाई आप खुद सोच के देखिए, हमारा जो इंडिया था वो टोटली डिपेंड था किस पर? हैंडीक्राफ्ट पर, मतलब कि हाथ से बने हुए सामान पर। यानी सामान बनाएंगे हाथ से, ठीक। अच्छा, अंग्रेज क्या करते थे? यहां से जो रिसोर्सेज उन्होंने एक्सप्लॉइट किए थे, मतलब हमारा जो शोषण किया था, हमारे कच्चे माल को जो इन्होंने छीना था, वो कहां भेज दिया करते थे मेरे भाई? ब्रिटेन भेज दिया करते थे। क्यों भेजते थे? ताकि इस सामान को, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाए मेरे भाई? मशीन से बनाने के लिए। अब सोच के देखो यार भैया, हैंडीक्राफ्ट अगर किसी सामान को आप हाथ से बनाओगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, प्लस पैसा भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। और उसी सामान को अगर आप मशीन से बनाओगे तो भैया पैसा भी कम और समय की भी बचत। तो मेरे भाई, मशीन का हैंडीक्राफ्ट से यानी हाथ से बने हुए सामान का कोई कंपटीशन है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है। यह भी एक कारण था हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के पतन का। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, देखिए ये हम लोगों से रिलेटेड करता है। ये पॉइंट कैसे रिलेटेड है मैं समझाता हूं। पहले के टाइम में अगर देखेंगे तो हमारे भारत में खादी के कपड़े लोग बहुत पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया हम लोग किस पर डिपेंड हो गए दोस्त? वेस्टर्न कल्चर पर। आज बिना जीन्स के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। समझते हैं जरा कैसे हुआ था पतन। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के रिसोर्सेज पहुंच गए ब्रिटेन, ब्रिटेन से मशीन से बना सामान। अब मशीन से बना हुआ सामान है तो उसमें फिनिशिंग कैसी होगी? अच्छी होगी। मशीन से बना सामान है तो उसमें होगी फिनिशिंग अच्छी। अच्छा, मशीन से जो बना सामान था वो दोबारा कहां आ गया मेरे दोस्त? भारत में आ चुका था। अब लोग मशीन से बने सामान को देखते थे, है ना, तो उनकी डिमांड भी क्या होने लग गई उस सामान के प्रति?
लगातार बढ़ने लग गई। यानी कि अब भारत के लोग बोलने लग गए कि हमें वही सामान चाहिए जो कि दूसरे देश से बनकर हमारे भारत में आया है। तो भैया लोगों की डिमांड भी समय के साथ साथ क्या होती गई, नई होती गई, बदलती गई। ये भी एक कारण था कि हमारे हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए सामान का पतन होने लग गया था। पांचवा पॉइंट देखते हैं किसकी वजह से भैया पतन हुआ था। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। चलो भाई समझते हैं जरा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्या कहता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि रेलवे इंडिया में आई कब थी। तो सुनो भाई, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे 1850 में, लेकिन फर्स्ट रेल जो थी वो कहां से कहां तक चली थी पता है आपको? वो चली थी मुंबई से लेके थाने तक। कब चली थी? 1853 में। समझते हैं जरा क्या हुआ था। देखिए, रेलवे का इंट्रोडक्शन भारत में हुआ क्यों था? वो इसलिए हुआ था, ये भारत का मैं नक्शा बना रहा हूं, नीचे का पोर्शन कुछ इस तरीके का पोर्शन है भारत का नीचे का। अच्छा, इस पोर्शन में अगर देखते हैं तो ये पूरा किससे घिरा हुआ है बेटा? पानी से घिरा हुआ है कि नहीं? ये चारों तरफ पानी, ये पूरा पानी है। अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस समुद्र के पास में जितने भी शहर आते हैं उधर अपने बनवाए बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है दोस्त? पोर्ट बनवाए। ठीक, यहां भी कुछ पोर्ट बनवाए। अब अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज ये करते थे कि भारत से सामान इनमें लादा शिप में और सीधे यहां से ब्रिटेन भेज दिया, यहां से ब्रिटेन भेज दिया। ब्रिटेन से सामान बन के आया, दोबारा यहां पर भैया ले आए, इधर उतार लिया भारत में। अब इन पोर्ट्स के पास में जितने भी हमारे शहर होते थे, जितने भी शहर, जितने भी राज्य थे, उनमें क्या करते थे? इस सामान को ये भेज दिया करते थे, स्प्रेड कर दिया करते थे। सामान यहां तक पहुंच गया। देखिए सामान पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब सामान यहां तक पहुंच गया तो मेरे भाई मशीन से बना हुआ सामान समय भी कम ले रहा है, पैसे भी की भी बचत हो रही है। समय भी कम, पैसे की बचत। तो भैया सामान अब लोग जो है हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए सामान नहीं ले रहे थे, अब वो सामान ले रहे थे कौन सा? मशीन से बना हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ये किया मेरे भाई कि ये आधे भारत तक तो अपना सामान जो है स्प्रेड कर पा रहे थे, लेकिन ऊपर का जो भारत था मेरे भाई, ये ऊपर का जो भारत था ये है ना, तो यहां तक ये सामान कैसे जाए? रोड तो थी नहीं, ट्रांसपोर्ट थे नहीं, सामान कैसे पहुंचे? इन्होंने क्या किया भैया? रेलवे की पटरियां बिछवा दी। ये देखो, रेलवे की पटरियां भिजवा दी। और रेलवे की पटरियां जब भिजवा दी तो इससे ये हुआ, सामान उतारते थे, रेल में लादते थे और पूरे भारत में उन्होंने सामान को फैलाना शुरू कर दिया। अब तो सब लोगों को लत लग गई मेरे भाई, आदत लग गई किसकी? मशीन मेड सामान की। क्लियर? तो रेलवे ने भी क्या किया? भारत में आके हमारे हाथ से बने हुए सामान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो ये जो 5 पॉइंट है मुझे दर्शाते हैं कि कैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरी तरीके से पतन हुआ था। किसके थ्रू? अंग्रेजों के थ्रू। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो इस चैप्टर में अगला जो पार्ट आता है वो आता है फॉरेन ट्रेड, जिसमें कि हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए, मैंने आपको कल बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी और ब्रिटेन लगातार कोशिश कर रहा था अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो सामान हम इंडिया से रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन लेकर आते हैं उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद अपने कस्टमर्स की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए क्या करें? उसी को इंडिया को ही बेचें। तो किस तरीके से देखें जरा भाई, इंडिया से जितने भी रॉ मटेरियल थे वो भेज दिए जाते थे कहां पर भैया? ब्रिटेन में भेज दिए जाते थे। ठीक, क्या किया जाता था? ब्रिटेन भेज दिए जाते थे, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद इसी से ये सामान इंडिया में क्या कर लिए जाते थे? इंपोर्ट कर लिए जाते थे। तो आप देखो ना, मैंने पिछले पॉइंट में, पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि अगर भारत किसी और को सामान बेचेगा तो ब्रिटेन उस पर, अंग्रेज उस पर क्या लगाते थे? हैवी टैक्सेशन की पॉलिसी लगाते थे, है ना। तो जिसकी वजह से इंडिया किसी और को सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। इसी वजह से कहा गया है कि इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर तो है, किसका?
रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का। लेकिन इंपोर्टर किसका है भैया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला मैंने पॉइंट पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उन 150 सालों में राज करने के अंदर इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स है एक्सपोर्ट करते थे कहां पे? ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे क्या करते थे? इंडिया में दोबारा इंपोर्ट कर लिया करते थे। इंडिया किसी और को भैया अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो कुल मिला के उसको पूरा ऑपरेट कर कौन रहा था? मेंटेन कौन कर रहा था? मेंटेन कर रहा था भाई कौन? ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो मोनोपोली कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? किस पर मेरे भाई? भारत के फॉरेन ट्रेड पे, कि भैया इंपोर्ट करना है तो ब्रिटेन से करो, एक्सपोर्ट करना है तो ब्रिटेन को करो, किसी और से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कराएंगे। अगर किसी और से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज उस पर क्या लगा देगा? हैवी टैक्सेशन लगा देगा। तो पूरा कंट्रोल किसका था? मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है? सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। अब सरप्लस ट्रेड क्या होता है समझते हैं। देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे किससे भैया? ब्रिटेन से। किसके दबाव में? अंग्रेजों के दबाव में। तो ये पॉइंट ये बोलता है कि उस समय भी हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो ज्यादा थे। किससे थे? इंपोर्ट से ज्यादा थे। तो ये तो फायदे वाली चीज हुई, ये तो इंडिया के फेवर में जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी फॉरेन करेंसीज कमाएंगे। लेकिन मेरे भाई, हमारे देश पर राज कौन कर रहा था? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन करवा रहा था? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ब्रिटिशर्स करवा रहे थे ना। और इससे बेनिफिट भी डायरेक्ट किसको मिल रहा था? अंग्रेजों को मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। अब क्वेश्चन आता है कैसे? तो सुनिए, सबसे पहली चीज तो यहां पर हमारे जितने भी रिसोर्सेस थे पहुंच गए ब्रिटेन। दूसरी चीज, ब्रिटेन को क्या मिल गया भैया? इंडिगो के रूप में रंग बिरंगे कपड़े पहनने का यहां पर मौका मिल गया। तीसरी चीज समझते हैं जरा, ब्रिटेन के यहां पर जो कस्टमर्स थे वो लगातार क्या हो रहे थे? न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो कुल मिला के हर तरीके से जो बेनिफिट था वो किसको मिल रहा था मेरे भाई? वो मिल रहा था ब्रिटेन को। तो उम्मीद करता हूं आज मैंने इस टॉपिक में जितना भी आपको समझाया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पिंग करें, मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा और साथ ही आपकी प्रॉब्लम को सुलझाऊंगा।